रमजान का चांद नजर आते ही मुबारक, शमशाद और छोटी फातिमा की खुशी का ठिकाना न रहा। मुबारक सबसे बड़ा था, शमशाद उससे छोटा और फातिमा सबसे छोटी। तीनों ने तय किया कि इस बार वे भी रोजा रखेंगे। सुबह सहरी के समय अम्मी ने प्यार से सबको उठाया। पराठे, दही और खजूर खाकर सबने रोजे की नीयत की। अब्बू ने समझाया, बच्चों, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह बुराई से बचने और नेकी करने का महीना है। दोपहर होते होते सूरज की गर्मी बढ़ने लगी। शमशाद को जोरों की प्यास लगी। वह चुपके से रसोई में गया और ठंडे पानी का जग देखने लगा। उसे लगा कोई नहीं देख रहा। तभी उसे मुबारक की आवाज सुनाई दी, शमशाद भाई, कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, अल्लाह तो देख रहा है। शमशाद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सब्र का रास्ता चुना। उधर छोटी फातिमा को भूख सताने लगी। मुबारक ने अपनी छोटी बहन का मन बहलाने के लिए उसे दादा दादी की पुरानी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि कैसे रोजा हमें उन गरीबों का दुख महसूस कराता है जिन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिलता। यह सुनकर फातिमा की आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं अपनी गुल्लक के पैसे उन बच्चों को दूंगी जिनके पास नए कपड़े नहीं हैं। शाम को इफ्तार का वक्त करीब आया। दस्तरख्वान पर खजूर, फल और पकौड़े सज चुके थे। तीनों बच्चे दुआ के लिए हाथ उठाकर बैठ गए। जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी, सबने खजूर से रोजा खोला। उस ठंडे शरबत का स्वाद आज कुछ और ही था। अब्बू ने बच्चों को शाबाशी देते हुए कहा, आज तुम तीनों ने सिर्फ रोजा नहीं रखा, बल्कि सब्र, ईमानदारी और हमदर्दी की मिसाल पेश की है। यह रमजान उन तीनों के लिए सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सीख। रमजान का आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन चल रहा था। पूरे शहर में ईद की खरीदारी की धूम थी। मुबारक, शमशाद और फातिमा भी बहुत खुश थे, क्योंकि आज अब्बू उन्हें नए कपड़े और जूते दिलाने बाजार ले जाने वाले थे। बाजार में बहुत भीड़ थी। चलते चलते शमशाद का पैर जमीन पर पड़ी एक चीज से टकराया। उसने झुककर देखा तो वह एक चमड़े का बटुआ, वॉलेट था। उसने चुपके से मुबारक और फातिमा को दिखाया। बटुआ नोटों से भरा हुआ था और उसमें एक सोने की अंगूठी भी थी। शमशाद के मन में एक पल के लिए लालच आया। उसने धीरे से कहा, भाई, इसमें तो बहुत पैसे हैं। इससे हम फातिमा के लिए वह बड़ी वाली गुड़िया और अपने लिए ढेर सारे खिलौने ले सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुबारक ने शमशाद की आंखों में देखा और बड़ी संजीदगी से कहा, शमशाद, याद करो अम्मी ने क्या कहा था। रोजा सिर्फ पेट का नहीं, हमारी नीयत और आंखों का भी होता है। अगर हमने ये पैसे रख लिए तो हमारा रोजा सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। जिसका यह बटुआ खोया होगा, सोचो उस पर क्या गुजर रही होगी। छोटी फातिमा ने मासूमियत से कहा, हाँ भाई, हमें अल्लाह देख रहा है, हमें यह वापस करना चाहिए। तभी उन्होंने देखा कि पास ही एक बूढ़ा आदमी बदहवास होकर जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वह कह रहा था, उसी बटुए में मेरी पोती की शादी के लिए जमा किए हुए पैसे और अंगूठी थी, अब मैं क्या करूंगा। मुबारक, शमशाद और फातिमा तुरंत उस बूढ़े आदमी के पास गए और बटुआ उनके हाथ में थमा दिया। बटुआ देखते ही उस आदमी के चेहरे पर जो रौनक आई, वह देखने लायक थी। उसने रोते हुए बच्चों के सिर पर हाथ रखा और ढेर सारी दुआएं दी। जब अब्बू ने यह सब देखा तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। एक बार क्लास में मास्टर जी बहुत गंभीर होकर पा रहे थे। तभी पप्पू हाथ खड़ा करके बोला, पप्पू सर, क्या आप मुझे उस बात की सजा देंगे जो मैंने की ही नहीं। मास्टर जी प्यार से, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, यह तो नाइंसाफी होगी। पप्पू चैन की सांस लेते हुए, शुक्र है सर, क्योंकि मैंने आज होमवर्क किया ही नहीं है। जब पप्पू ने दिमाग चलाया, मास्टर जी ने अपना माथा पक लिया, पर उन्होंने सोचा कि आज पप्पू को उसकी की भाषा में जवाब देंगे। मास्टर जी, अच्छा पप्पू, ये बताओ कि अगर तुम्हारे एक हाथ में 5 सेब हैं और दूसरे हाथ में 6 सेब, तो बताओ तुम्हारे पास क्या है। पप्पू, सर, मेरे पास बहुत बाहे हाथ हैं। बकवास का अगला लेवल, वायरल मोमेंट। मास्टर जी ने गुस्से में कहा, पप्पू, हद होती है बकवास की। अच्छा ये बताओ, अगर बिजली चली जाए तो तुम क्या करोगे। पप्पू,
सर, मैं छत पर जाकर सूरज को देखूंगा। मास्टर जी, क्यों? सूरज से बिजली आएगी? पप्पू, नहीं सर, मैं बस ये देखना चाहता हूं कि जब मेरे घर का बल्ब गया तो सूरज का कनेक्शन कैसे बच गया। आखिर बिजली का बिल तो पूरी दुनिया साथ में भरती होगी ना। क्लाइमैक्स जो इंटरनेट पर छा जाए। मास्टर जी का बीपी बढ़ गया। उन्होंने आखिरी सवाल पूछा, मास्टर जी, पप्पू, अगर न्यूटन के सिर पर सेब गिरने के बजाय नारियल गिरा होता तो क्या होता? पप्पू, सर, बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की खोज कभी नहीं होती और हम सबको आज ये बोरिंग फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ती। न्यूटन भाई साहब वहीं ढेर हो जाते और हम सब सुकून से सो रहे होते। मास्टर जी ने अपनी छई उठाई और पप्पू खिड़की से कूदकर भाग गया। कहानी का वायरल मैसेज, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती सहने के लिए भी कलेजा चाहिए। एक बहुत ही समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसके राजा की इकलौती बेटी थी राजकुमारी अनन्या। अनन्या अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह बहुत घमंडी थी। उसका मानना था कि इस दुनिया में वही सबसे श्रेष्ठ है और उसे पाने के लिए किसी को भी अपना सब कुछ न्योछावर करना होगा। राजा की शर्त। जब राजकुमारी विवाह के योग्य हुई तो राजा ने घोषणा की, जो भी राजकुमार मेरी बेटी को ऐसी चीज लाकर देगा जो दुनिया में सबसे अनमोल हो, राजकुमारी उसी से विवाह करेगी। दूर दराज के देशों से राजकुमार आए, कोई बेशकीमती हीरा लाया तो कोई सोने का मुकुट, लेकिन अनन्या ने सबको ठुकरा दिया। वह बोली, ये सब तो बाजार में बिकते हैं, इसमें अनमोल क्या है? एक साधारण सिपाही की हिम्मत। उसी राज्य में आर्यन नाम का एक साधारण सा सिपाही था। उसे राजकुमारी से कोई लालच नहीं था, लेकिन वह उसकी रूह से प्यार करता था। एक दिन वह दरबार में खाली हाथ पहुंचा। राजकुमारी ने हंसते हुए पूछा, तुम क्या लाए हो? तुम्हारे हाथ तो खाली हैं। आर्यन ने शांति से जवाब दिया, राजकुमारी, मैं आपके लिए वह चीज लाया हूँ जो न बिकती है न चुराई जा सकती है। मैं आपके लिए वक्त और वचन लाया हूँ, असली इम्तिहान। राजकुमारी ने उसका मजाक उड़ाया। तब आर्यन ने एक चुनौती दी, मैं इस महल के नीचे 100 दिनों तक बिना खाए पिए सिर्फ आपकी खिड़की की ओर देखकर बैठा रहूंगा। अगर मैं यह कर पाया तो क्या आप मानेंगी कि मेरा प्यार अनमोल है? राजकुमारी ने खेल समझकर हाँ कह दी। 1 दिन, 10 दिन, 50 दिन बीते। कड़कती ठंड, तेज बारिश और तपती धूप में भी आर्यन अपनी जगह से नहीं हिला। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ राजकुमारी का अक्स था। 99। जब आर्यन महल के सामने से उठकर चला गया और राजकुमारी अनन्या का घमंड टूट गया, तो कहानी का एक नया और गहरा अध्याय शुरू हुआ। आइए जानते हैं इसके आगे क्या हुआ। भाग 2, मोहब्बत की खोज और असली राजकुमारी। आर्यन के चले जाने के बाद राजकुमारी अनन्या के आलीशान महल के कमरे उसे जेल की तरह लगने लगे। उसे हर तरफ वही सिपाही नजर आता जिसने अपनी जिंदगी के 99 दिन उसकी एक मुस्कान के लिए धूप और बारिश में काट दिए थे। राजकुमारी का फैसला। एक रात अनन्या ने अपने रेशमी लिबास उतारे और साधारण कपड़े पहनकर महल से बाहर निकल गई। उसने कसम खाई कि जब तक वह आर्यन को ढूंढ नहीं लेती और उससे माफी नहीं मांग लेती, वह महल वापस नहीं आएगी। वह दर दर भटकी। उसने उन रास्तों पर सफर किया जहां कंकड़ थे, उन झोपड़ियों में खाना खाया जहां सिर्फ सादा पानी और सूखी रोटी थी। उसे पहली बार समझ आया कि जिंदगी महलों के बाहर कितनी कठिन है और प्यार कितनी बड़ी ताकत। एक अनजान गांव की मुलाकात। महीनों की तलाश के बाद वह एक ऐसे गांव में पहुंची जहां के लोग बहुत खुश थे। वहां कोई गरीब नहीं था, क्योंकि सब एक दूसरे की मदद करते थे। उसने देखा कि वहां का मुखिया एक स्कूल चला रहा है जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। जब वह उस मुखिया के करीब पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। वह कोई और नहीं, आर्यन था। आमना सामना आर्यन उसे देखकर चौंक गया, लेकिन उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। अनन्या रोते हुए उसके पैरों में गिर गई और बोली, आर्यन, मैं वह घमंडी राजकुमारी नहीं रही। तुमने मुझे उन 99 दिनों में वो नहीं सिखाया जो तुमने उस आखिरी 5 मिनट में सिखा दिया। तुमने मुझे अपनी कीमत पहचानना सिखाया। क्या तुम मुझे माफ करोगे? आर्यन का जवाब। आर्यन ने उसे बड़े सम्मान से उठाया और कहा, एक शांत गांव प्राचीन विशाल जंगल के बगल में शांति से टिका हुआ है, जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच की सीमा धुंधली है।
एक अकेला किसान जंगल के किनारे की ओर बढ़ता है। उसका मौसम से प्रभावित चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह अपनी फसलों की जांच करता है। घने शांत पेड़ों के अंधेरे आलिंगन में गायब हो जाने पर उसके बैल अचानक भाग जाते हैं। भय से अभिभूत किसान हिचकिचाता है, फिर अपने खोए हुए साथी की तलाश में जंगल की गहराई में उतर जाता है। जंगल की गहराई में एक विनम्र किसान का रास्ता एक शानदार शेर के रास्ते से टकराता है। शेर की आवाज गूंजती है, जंगल की शांति को भंग करती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसान राजा के सामने झुककर कांपता है। मैंने अपना बैल खो दिया है। मैं एक गरीब किसान हूं। शेर की शक्तिशाली दहाड़ नरम पड़ जाती है। दर्द का खुलासा होता है। एक कांटा मेरे पंजे में चुभ गया है। शेर मदद चाहता है। उसका लहजा एक गुहार है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? एक दयालुता का परीक्षण सामने आता है, जो कच्ची शक्ति को दयालुता के एक साधारण कार्य के साथ विरोधाभासी करता है। जंगल के हृदय में एक कांपता हुआ किसान शेर के पंजे से कांटा निकालता है। उसके हाथ डर के बावजूद कोमल हैं। शेर के चेहरे पर राहत छा जाती है। उसकी आंखें नई शांति से नरम पड़ जाती हैं। आज से तुम मेरे दोस्त हो, शेर घोषणा करता है। उसकी आवाज आभार की गहरी गड़गड़ाहट है। जब भी तुम खुद को मुसीबत में पाओ, मुझे याद करना, वह जोड़ता है, एक वादा पेड़ों से गूंजता हुआ। शेर जंगल में वापस पिघल जाता है, घने हरे रंग में फीका पड़ते हुए शक्ति का एक सिलहूट। जल्द ही वह लौटता है, किसान के खोए हुए बैल का मार्गदर्शन करता है, उनकी अप्रत्याशित दोस्ती का एक मूक प्रमाण। शांत जंगल में बबलू को घने झाड़ियों के बीच छिपे हुए लाल रंग के चमकते हुए चश्मे का एक जोड़ा मिलता है। बबलू की आंखें उत्तेजना से चौड़ी हो जाती हैं। वाह, ये चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उन्हें पहनकर एक हीरो की तरह दिखूंगा। चिंटू ने बबलू को चेतावनी दी। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। बबलू भाई, सावधान रहना, ये साधारण चश्मे नहीं लगते, इनसे रोशनी निकल रही है, चिंटू ने चेतावनी दी। डर उसके चेहरे पर उभरा। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है जब बबलू अपनी चश्मा पहनता है। बबलू के सामने एक अजीब दुनिया खुलती है, चॉकलेट और कैंडी से लदे पेड़। चिंटू देखो, आम के पेड़ पर चॉकलेट है, आज मजा आएगा, बबलू कहता है। मधुमक्खियों का एक झुंड आता है। उनकी भिन भिनाहट तेज और अधिक खतरनाक होती जा रही है। भिन 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 भिन। जब बबलू को एहसास होता है कि चश्मे धोखा दे रहे हैं, तो उसका चेहरा डर से सिकुड़ जाता है। अरे भागो, ये चश्मे धोखा दे रहे हैं, बबलू चिल्लाता है, भिन भिनाती मधुमक्खियों से दूर भागते हुए। बबलू और चिंटू सोते हुए शेर खान पर गिरते हैं, जिससे जंगल की शांति भंग हो जाती है। शेर खान दहाड़ता है, गुस्से से पत्ते हिलते हैं। मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत किसकी है? चिंटू डर से आंखें फैलाकर पूछता है। बबलू भाई, अब हम क्या करें? बबलू अपनी चश्मा उल्टा करता है, उसे शेर खान की आंखों पर रखता है। शेर खान अब गुलाबी रंग देखकर फुसफुसाता है, ओ, तुम लोग कितने प्यारे टेडी बियर हो, चलो मुझे गुदगुदी करो। अलीशा और खूंखार शेर। राधापुर गांव के पास ही एक बहुत घना जंगल था। उसी गांव में अलीशा नाम का एक मेहनती लखारा रहता था। वह रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता, सूखी लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। जंगल का सन्नाटा। एक दोपहर अलीशा जंगल के काफी अंदर चला गया, जहां लकड़ियां ज्यादा थीं। वह एक सूखे पेड़ को काटने में मग्न था कि अचानक पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। परिंदों ने चहकना बंद कर दिया और झाड़ियों में सरसराहट होने लगी। अलीशा को कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही उसने पीछे मुड़ कर देखा, उसके पसीने छूट गए। सामने एक विशाल और भूखा शेर खड़ा था। शेर की आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं और वह धीरे धीरे अलीशा की ओर भाग रहा था। अलीशा की सूझबूझ। अलीशा बुरी तरह डर गया था, लेकिन उसे पता था कि अगर वह भागा तो शेर एक छलांग में उसे पकड़ लेगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि एक कुल्हाड़ी से शेर का मुकाबला करना नामुमकिन है। तभी अलीशा की नजर पास ही पड़े एक खोखले और बहे लकड़ी के लट्ठे
लॉग पर पही। उसने तेजी से अपना दिमाग दौड़ाया। जैसे ही शेर ने दहा मारकर छलांग लगाई, अलीशा फुर्ती से एक तरफ कूदा और उस बहे लट्ठे के पीछे छिप गया। एक अनोखा मोड़ अलीशा ने देखा कि शेर का पंजा उस खोखले लट्ठे में फंस गया है। शेर अपना पंजा निकालने के लिए छटपटाने लगा। यही सही मौका था। अलीशा ने भागने के बजाय पास ही पजे सूखे पत्तों और लकड़ियों में अपनी माचिस से आग लगा दी। आग की लपटें और धुआं देखकर शेर डर गया, क्योंकि जानवर आग से बहुत डरते हैं। शेर ने पूरी ताकत लगाकर अपना पंजा खींचा और डर के मारे जंगल की गहराई में भाग गया। गांव वापसी अलीशा की जान में जान आई। उसने भगव एक बहुत बहा और प्यारा सा हाथी था, जिसका नाम था गप्पू। गप्पू को लड्डू इतने पसंद थे कि वो सारा दिन बस लड्डुओं के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन जंगल के शरारती बंदर चीकू ने गप्पू के साथ एक मांग करने का सोचा। चीकू ने एक कांच का डिब्बा लिया जो इतना साफ था कि दिखाई ही नहीं देता था। उसने उस डिब्बे के अंदर एक बड़ा और स्वादिष्ट पीला लड्डू रख दिया और उसे रास्ते के बीच में छो दिया। गप्पू की लालच। गप्पू वहां से झूमता हुआ जा रहा था। जैसे ही उसने लड्डू देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, वाह, आज तो किस्मत खुल गई। उसने अपनी लंबी सूंड आगे बढ़ाई, लेकिन ठक, उसकी नाक किसी छी से टकरा गई। गप्पू हैरान था। उसने सोचा शायद हवा में कोई भूत है। उसने दाईं तरफ से कोशिश की, फिर बाईं तरफ से, लेकिन हर बार उसकी सूंड किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाती। हंसी वाला ट्विस्ट। गप्पू ने अपना दिमाग लगाया और सोचा, अगर मैं जोर से छींकूंगा, स्नीज, तो ये जादुई दीवार टूट जाएगी। उसने लंबी सांस ली, आ और फिर ओर से छींका, छींगे ये। गप्पू ने इतनी ओर से दम लगाया कि लड्डू तो वहीं रहा, लेकिन गप्पू पीछे की तरफ फिसला और धाम करके कीच से भरे एक गड्ढे में जा गिरा। उसके चारों पैर ऊपर हवा में थे और वो कीच में बिल्कुल एक उल्टे कछुए की तरह हाथ पैर मार रहा था। मैदारंत चीकू बंदर पे से नीचे कूदा और ओर से हंसने लगा। उसने डिब्बे का ढक्कन खोला और लड्डू निकालकर गप्पू के मुंह में डाल दिया। गप्पू कीच में लेटा ही लड्डू खाने लगा और हंसकर बोला, चीकू भाई, अगली बार जादुई लड्डू मत रखना। कीच में गिरने से मेरी कमर में बही गुदगुदी होती है। ये देखकर जंगल के बाही जानवर भी पेट पककर हंसने लगे। सुज। एक धूप वाली गांव की सड़क पर भोलू भालू एक पुरानी मोटरसाइकिल पर घूमता है। दूध का कंटेनर पीछे बंधा हुआ है। भोलू धूप से बचने के लिए बड़े आकार के चश्मे और टोपी पहनकर सवारी करता है। मोटरसाइकिल धूल भरी राह पर लड़खड़ाती है। शांत गांव की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक हास्यपूर्ण दृश्य। भालू का असामान्य आवागमन साधारण दिन में एक सनकी स्पर्श जोड़ता है। सूर्य की रोशनी से गांव की सड़क जगमगाती है। जैसे ही राजू आता है, हवा में धूल के कण नाचते हैं। भोलू की मोटरसाइकिल लड़खड़ाती है, धूल का बादल उड़ाती है, क्योंकि वह रुक जाता है। राजू पूछता है, क्या तुम दूध बेच रहे हो? भोलू जवाब देता है, हाँ जरूर, ताजा दूध, सीधे खेतों से। राजू, मुझे 1 किलो दूध चाहिए। भोलू अपनी मोटरसाइकिल पर गांव के चौक में दहाड़ता है। धूल उड़ाता हुआ आता है। श्यामलाल पहले से ही वहां व्यस्त चौक में बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अरे भोला, रुको, मुझे 10 किलो दूध चाहिए। श्यामलाल उत्सुकता से चिल्लाया। मेरे मेहमान आ रहे हैं, इसलिए मुझे और दूध चाहिए, श्यामलाल ने कहा। उनकी आवाज में उत्सुकता थी। Kids Tools TV। जंगल जागता है। बबलू को हरे भरे पत्तों के बीच एक चमकदार लाल तमाशा मिलता है। बबलू की आंखें खुशी से चौड़ी हो गई। वाह, ये चश्मा बहुत शानदार लग रहा है। मैं उन्हें पहनकर एक हीरो जैसा दिखूंगा। अचानक चिंटू खरगोश चेतावनी देता है, बबलू भाई, सावधान, ये साधारण चश्मा नहीं लगते। चिंटू की चिंता बढ़ती है क्योंकि वह कुछ असामान्य देखता है। उनमें से प्रकाश निकल रहा है। जंगल में बबलू अपनी चश्मा पहनता है। उसकी आंखें उसके सामने के दृश्य पर अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। चिंटू, देखो, आम के पेड़ पर चॉकलेट है, आज मजा आएगा, बबलू कूदते हुए कहता है। अचानक मधुमक्खियों का एक झुंड दिखाई देता है जो बबलू के चारों ओर गुस्से से भिन भिना रहा है। भिन 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 भिन।
बबलू का चेहरा एहसास में बदल जाता है। अरे भागो, ये चश्मा मुझे धोखा दे रहा है, वह चिल्लाता है। बबलू और चिंटू शेर खान पर गिरते हैं, जिससे वह गुस्से में दहाड़ते हुए जाग जाता है। किसकी हिम्मत मेरी नींद में खलल डालने की? चिंटू घबराहट से भरी आंखों से रोता है। बबलू भाई, अब हम क्या करें? जल्दी से। बबलू शेर खान की आंखों पर अपना चश्मा रखता है, जिससे शिकारी की दृष्टि बदल जाती है। शेर खान का गुस्सा खुशी में बदल जाता है क्योंकि वह फुसफुसाता है, ओह, तुम दोनों कितने प्यारे टेडी बियर हो, चलो मुझे गुदगुदी करो।